We are here to answer some important questions that most women have about getting into relationships. The first one being, and this is very common these days, कि लड़का अच्छा है, सब सही है, but I don't want to commit. Commit नहीं करना चाहते. Why is that? See, लड़का अच्छा है और डाउट है, internal self-doubt. And there are references from the past. जिन रेफरेंसेस को हम ऑलवेज एज अ प्लेबैक हम सोचते हैं और फिर डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करते हैं, बिकॉज हर डिसीजन आसान नहीं होता और स्पेशली गेटिंग इनटू अ कमिटमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग. somehow you're committing yourself to a person with whom you imagine or you think that I'm going to spend my rest of my life. वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है. अगर उस डिसीजन के पीछे रेफरेंसेस हैं जो मेरे खुद के अपने रिलेशनशिप से आ रहे हैं, जो कि ब्रेकअप्स हुए हैं, फेलियर्स हैं, पेरेंटल रेफरेंस की तरफ से आ रहे हैं, सोशल रेफरेंसेस से आ रहे हैं, जहां पे हमने डिसफंक्शनैलिटी को बहुत ज्यादा महसूस किया है और इन रिलेशनशिप डिसफंक्शनैलिटी के आधार पे कई बिलीव्स, धारणाएं या कंडीशंस हम अपना लेते हैं और उनकी वजह से कहीं बैक ऑफ द माइंड वो डर हमेशा रहता है, अच्छा तो है बट क्या ये कंसिस्टेंट रहेगा. दैट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी लीड्स टू लैक ऑफ कमिटमेंट एट द एंड ऑफ इट. So I think that's the concern most of the girls have in getting into any relationship because commitment की बात है. This brings me to my next question कि जो हाँ बोलने के बाद वाली रियलिटी है, how will that change? हाँ करने के बाद क्या होगा? Like what will happen if I say yes? हाँ कहना एक ऐसा aspect है on what you are saying a yes. Is it only the appearance? Wow, I always desired this kind of a guy and he is finally around me and there is a certain commitment that can happen. Sure, हो सकता है. Appearance के अलावा social status, financial status या किसी का nature मुझे बहुत अच्छा लगा जो शायद मेरी जरूरत थी और ये बंदे ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मैं देखना चाहती थी, समझना चाहती थी. He's given me time, he's given me attention, the care that I missed. ओके, सो सही बंदा जो है उसकी चॉइस करना एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसको अगर हम सोच समझ कर करें, इंपल्सिवनेस पे आधारित न रखें, आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर way to get into a relationship, not based on impulsive compulsiveness or the obsession that people generally go through. So there are aspects that you need to carefully select about a person with whom you're getting in a relationship. What do you think these aspects might be? How the values are, how sorted and emotionally calm the person is, how respectful he is towards others, how calmly that he talks about, how assertive and adult, mature a person appears or communicates or interacts while being in a transaction, in a relationship. ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं. अगर एक बंदा रैश है, इम्पल्सिव है, बहुत लाउड है, अनग्राउंडेड है और बार बार ऐसी एक परिस्थिति में चला जाता है जो कि वो खुद अपने इमोशनल स्पेस में हैंडल नहीं कर सकता है, तो ये सारे उनके रेड फ्लैग्स हैं और कई बार हमें इन्हीं रेड फ्लैग्स से अलर्ट हो जाना चाहिए बिफोर इवन यू कमिट टू अ पर्सन. सो काउंटिंग द रेड फ्लैग्स versus the green flags that you really think that, and again the girl also should be aware of what are her requirements and needs, because then जब एक लड़की को खुद को पता नहीं होता है कि मेरी needs क्या है, क्योंकि एक relationship के बीच में needs versus want का हमेशा एक internal conflict चलता है हर किसी के मन में. जब भी आप एक decision लेते हो तो उस need versus want में आपकी basic need अगर care, attention और क्वालिटी टाइम या इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पहले आपको उन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि इज द गाय फुलफिलिंग दोस कंडीशंस. बहुत बार ऐसा होता है कि द गाय इज फुलफिलिंग द कंडीशंस, लेकिन 3 महीने के लिए, 3 महीने के बाद कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है. ये होता है क्योंकि हनीमून फेज हर एक रिलेशनशिप का एक न्यूनेस होता है. तो वो 3 महीने जो आप रेफर कर रहे हो शायद वो 3 हफ्ते भी हो या 3 साल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में. लेकिन जब भी ये हनीमून फेज होता है जहां पे एक कोई भी पर्सन है ओवर कमिट करता है बिकॉज एक डिजायर होती है टू कम टुगेदर, बिफोर दैट कमिटमेंट इज द टाइम व्हेन वी रेफर टू इट एज अ कोर्टशिप पीरियड और एक तरह का हनीमून पीरियड जब हम इसको कहते हैं. तो उस समय पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि वो न्यूनेस की वजह से अगर है तो 3 महीने के बाद इनफैक्ट यू नीड टू देन
be very patient to test this ground for at least 6 to 8 months or maybe a year. This is very important. Yes. Like you said कि हमें देखना चाहिए कि गाय कितना caring है, how he's treating others and everything. So I think when we girls are in love, we are blind. Yes. We go blind and we are not able to see, मतलब दूर तक नहीं दिखता है. तो how do we know in few gestures or things that he is doing, whether he is doing naturally or whether it is he is projecting that he is so. हमेशा ये प्रोजेक्शन ही डिसेप्टिव होता है. कई केसेस में ये एक तरह का इमेज या मास्क हम कहते हैं. तो उस मास्क के बियॉन्ड अगर उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी, बिकॉज हर एक पर्सन की एक कोर पर्सनैलिटी होती है, एक एक्सटेंडेड पर्सनैलिटी होती है. जब कोई डिजायर होता है या किसी स्पेशली एक प्रिटी गर्ल हु इज रियली डिजायरेबल and a guy would want to approach that girl or the girl is wanting to get in settled relationship with that person, तो वो सबसे ज्यादा एक दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्शन होता है that I show only my sane, nice and good side first, so that उस बेसिस पे हम टुगेदर आए. बिकॉज साथ आने के कई कारण हो सकते हैं. एक तो अपीयरेंस है. अपीयरेंस के बाद में उनका हाव भाव, बर्ताव और बिहेवियर जैसे हम कहते हैं वो हो सकता है. और तीसरी जो है जिस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, तो उस कम्युनिकेशन में भी पोलाइटनेस है या रैशनेस है. पोलाइटनेस के बियॉन्ड अगर उनके कुछ ट्रेट्स हैं जो आपको पता चल सकते हैं, बिकॉज हर बार ये जो लव इज ब्लाइंड वाली चीज है वो क्योंकि इंपल्सिवनेस मेरी एक नीड है जो क्विकली असेस हुई, अटेंड हुई एंड आई वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन. तो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो सकता है. So how can we come to know? By first not being in haste, by you settling in a certain way. ये आपका सेटल्ड एस्पेक्ट जिस बेसिस पे, जैसे मैंने कहा, अगर आप वांट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो इंपल्सिव रिलेशनशिप हो जाएगा. तो ब्लाइंड नहीं होना है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दैट लव इज ब्लाइंड वाला जो फ्रेज है, वी नीड टू रिवर्स. दिस वन मोर थिंग जो बहुत होता है लड़कियों में कि उन्हें ये लगता है द प्रिटियर आई लुक द मोर द मैन विल स्टे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन वुमेन कि मैं प्रिटी दिखूं, मेरा फिजिक अच्छे से मेंटेन हो, और अगर ऐसा होगा तो द मैन विल नॉट चीट और द मैन विल नॉट गो अवे. See, again, there are few insecurities that women do go through is based entirely on how they see themselves. It's also self-esteem in the appearance, performance, and social areas. These are the three areas usually how we are feeling. So if there is a constant comparison that keeps happening, there is always someone or the other going to be prettier than oneself. The moment you compare, and here in every aspect, whenever appearance comes in, we see lean body or good skin as a benchmark for someone to feel pretty, and that is why we apply these filters every time. Even when you're uploading a picture, there's a lot of touch up and these filters that we apply. Why? Because there is a self confidence that I think we lack somewhere. So when it comes to attracting a guy, the guys also get deceitful when it comes to makeup, when they see the pictures with filter. So when a guy gives a like to one girl compared to another girl who's not applying filters, but she's more natural and she really believes in herself, but maybe that doubt creeps in. Why is this person who perhaps is my companion that I see him to be is liking another friend who's a common friend, and he is interacting and commenting more as compliments than on my picture. So it also dampens the self-confidence of a person, and these kind of comparisons, thanks to social media, the presence, the compliments, whether you're getting it or not, or attention, complimentary attention which is coming to compared to someone else, because today I think nature or behavior or how we are is secondary than how we appear. I think that's also very common these days amongst youth, or even in the middle age, when we see whenever it comes to liking a profile, even on Shaadi.com, forget about social media, that people look for good pictures of the person, and these pictures are again of those people who are not comfortable wearing a certain kind of an attire or applying a certain kind of a makeup, but the family creates a wedding profile where best of their pictures of other people's wedding is what they put it. So they're creating an image of someone who they are not, and then the person gets attracted. Now that pressure will build on the girl also to keep looking good. So I think that is something where we need to be ourselves in the core. We need to believe in ourselves and work
on those aspects where you are comparing yourself with someone else, because that will never get satisfied. So, क्योंकि एक चीज तो बहुत होती है, specifically as you said, social media, like we see actors and actresses and these celebrities, and बहुत बार चीटिंग की न्यूज आती है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में लड़कियों के आ जाता है कि इफ अ मैन इज नॉट लॉयल, जो लड़की इतनी सुंदर एंड शी इज अर्निंग सो मच, यू नो दिस रियली नथिंग बैड यू कैन से अबाउट हर, देन मेरे साथ कोई क्या ही लॉयल रहेगा. दैट कैन ऑल्सो क्रीप इन समटाइम्स. Yes. Again, मेरे साथ क्या ही कोई लॉयल रहेगा, again is coming from a reference, because again, as you said, either it's movies or series that we are watching, because none of these series are really out and out positive series that we are watching today. And influence of also the satellite television that we are referring to, or YouTube videos, or areas where we are referring to the content, so called people want to see dark content, or they are getting influenced by it. So there are beliefs, there are images, and images go straight into the subconscious mind. It builds your character, it builds your personality. And if there are a lot of these series that you're latching on to, where there is one guy and there are two girls competing for him, and the guy gives attention to this one and the other one, like there are a lot of these Korean series that people refer to, this is completely a subliminal influence on our personality and characters, because we're building that character. There's an identification and association, and then we try to or tend to latch on to a lesser character in the series, and then that's where even the media is creating an impression with your self-esteem and playing around with it, so that you continue watching it. Ke is ladki ke sath aage kya hone wala hai? And every time an episode ends at a like a crucial moment where now you're looking forward to the next episode, then that is also your eagerness to see, because how good I am, or how good do I identify with this character. So please stop watching any of this influencing kind of series. Watch some good, healthy, nice, we also on our website, we have assessment, what you call tests that we've kept it for self-esteem, for mindfulness, for worthiness, for introvert, extrovert, head rule, heart rule kind of personalities. So these personality assessment will really give you an insight about how you are and where you are, and that compatibility needs to come in. See, in relationship, what is important, Prachi, is more or less the complementarity, based on which two individuals, based on their strength when they come out. See, when you're trying to fulfill your weakness in the other person, it then is a void-based association. So I'm trying to fulfill, I don't have many friends, the other guy has so many good friends, I will now readily get, some sort of entertainment or some engagement with his friends, and I will feel worthy or better. I'll be like a happy person. But you need to come based on your strength. What are my strengths? Am I a good communicator? Am I a good orator? Am I a good, emotionally independent person? Or am I academically good? Am I self-worth-wise very good and stable? So based on your strength, because two individuals, when they operate out of their strengths and get attracted on their strength and start respecting each other's strength and give them freedom, I think these are the basic requirements in a relationship that one should look for, rather than looking for the appearance or money or how the surprises and the gifts and the attention is coming around, I think. So girls should look for substance in a man. One of the major concerns that women have, ki once they commit, specifically after marriage, their life changes a lot. Yes. And that creates a lot of fear in women and not wanting to commit. As in my just previous question, while answering that, I said that, see, one needs to look for the correct background. When you're getting in touch with the boy, and in earlier question also we mentioned that love is blind. In that blindness and the eagerness to get into a relationship, we ignore a lot of family background, social background, all of these kind of concerns, we ignore it, and that's what we call it, a blind spot. Now, in that, when you're looking only at appearance and the voice and how macho the person appears and how everything else, I think that is where we get deceived. So what we should focus on, primarily, is to understand the wholeness of the relationship based on which you're coming together. If you're truly interested in settling together, like there are people who use the term situationship these days. Now that's something which I don't understand even today. But it's a situationship based on what is my need, the need based, the other person is only fulfilling a certain need, and we know that we don't know what the future of this relationship is going to be. So it's purely, I call it in my understanding, is a plug and socket, that I have a need that the other person is fulfilling and the other person has a need which I will end up compensating for. It's not even fulfilling. So sometimes what I want, I now am looking for some kind of a barter, and relationships are not barter, by the way.
relationships are truly, if you're looking for a long lasting secure relationship, inner security is definitely going to be one of the major sides that you can commit with. Because if you are committing with security, the other person also will commit with security and stay. But if you're getting infatuated and you don't know, and if you're insecure, even if you're in a best looking relationship with the best looking person in town, if you can't trust that person, you won't be happy. So eventually what we're looking at is that inner security one needs to be working on before they get into a relationship or a commitment, because that's why there is fear. I think that we should look at. एट टाइम्स हम लड़कियों में ये बहुत बड़ा डर होता है कि अभी जो मुझे लड़का दिखा रहा है, अगर शादी के बाद मेरी लाइफ ऐसी नहीं रही, विच आई नो कि बहुत बार ऐसे हुआ है हम लोगों के सामने कि हमने जो सोच के लड़के को हाँ करा है वो शादी के बाद एकदम फ्लिप हो गया है, मतलब लाइफ हैज ड्रास्टिकली शिफ्टेड. सो दैट इज अ वेरी बिग फियर ऑफ गर्ल्स कि आई डोंट वांट कि लड़का जो अभी चीज के लिए हाँ कर रहा है वो कल को मुकर जाए. सी ये यूजुअली होता है कि कई बार, जैसे मैंने कहा, कि न्यूनेस ऑफ रिलेशनशिप में हम ज्यादातर ओवर कमिट करते हैं, और वो ठीक है, हर किसी का एक तरीका है. लेकिन वो मुकर जाने वाली बात आप डेफिनेटली किसी के भी साथ में आप कंफर्म नहीं रह पाओगे या श्योर नहीं रह पाओगे कि वो मुकर नहीं जाएगा, बिकॉज हर पर्सन का एक बैकग्राउंड होता है. जब दो डिफरेंटली कंडीशन लोग साथ में आते हैं तो उनके आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, उनकी सोशल स्टेटस, अपनी सेल्फ एस्टीम अलग अलग है. तो इन चीजों का जो कंसर्न आपका वैलिड है, और ये बदलना या ना बदलना आप इंश्योर नहीं कर पाएंगे. लेकिन सबसे पहले चीज हम सोच सकते हैं कि एक पर्सन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जो हम बेसिकली हर लड़की को होनी चाहिए, जिसके कुछ हम नॉर्मली प्री मैरिटल कंपैटिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं या क्वेश्चनर्स होते हैं. इन चीजों के आधार पे, जैसे उस पर्सन का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उस पर्सन का social background क्या है, how frequently he travels, what kind of social media status that he has, what kind of friend circle is he indicating, what is value as money जो उसके दायरे में आता है, कि money कैसे spend करता है, savings करता है, how impulsive और compulsive the boy is. ये सारी चीजों का ध्यान रखना हमको जरूरी है. और इन सारे क्वेश्चंस को हम ऑफ कोर्स हमारे कमेंट सेक्शन में वी विल मेंशन इट, सो दैट यू आल्सो कैन इंटरैक्ट विद द इनिशियल डेज. जब आप एक पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस अट्रैक्शन में सेंसिबिलिटी और ग्राउंडिंग भी होना जरूरी है. तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकते हैं इन चीजों से. तो ये जानना बहुत जरूरी है. हम लड़कियों में ये एक और बहुत बड़ा डर होता है कि आई डोंट वांट टू आस्क द मैन फॉर मनी, बट we need it. As a female, I think my role is to nurture the home and the environment. So I definitely need the money. But हमने शायद ऐसे बहुत रेफरेंसेस भी देखे होते हैं जहाँ पे हमें मांगना पड़ता है, and then there's a lot of clashes happening. So I want to become independent. But then independence की वजह से भी मैंने clashes देखे हैं. तो how do I go and make sure कि ऐसी कोई चीज नहीं हो? See, फाइनेंशियल या मनी को लेकर अगर आपकी बाउंड्रीज पहले से आपके हेड में क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज किसी एक कंफ्यूजन के आधार पर हम कई बार इन चीजों में, बिकॉज मनी प्रोग्राम्स यूजुअली जो केयर, नर्चरेंस और इन चीजों की बात जब हम करते हैं वो मदर से एक प्रोग्राम आता है, हाउ केयर हैव वी फेल्ट इन आवर चाइल्ड. मनी का कम्स यूजुअली फ्रॉम द फादर और हु हैज बीन, इफ बोथ द पेरेंट्स हैव बीन फंक्शनल, हमारी वो ब्लूप्रिंट भी हमारे पेरेंट्स को देखकर मिलती है हमको कि उन दोनों ने मनी मैटर्स को कैसे हैंडल किया. अगर वो क्लैरिटी उन दोनों के बीच में रही है तो आपके बीच में भी ये क्लैरिटी बाउंड्री ड्रॉ करने में ये बहुत मदद करेगी नॉर्मली. लेकिन जब वो बाउंड्रीज ब्लर होती है तो और आपको लगता है कि मेरी जरूरतें और मेरा खुद का आत्मविश्वास, हाउ मच कैन आई हैंडल इट एंटायरली ऑन माई ओन, बिकॉज 20th सेंचुरी के नए विमेन लिबरलाइजेशन या हम जेन एक्स या जेन जी की बात करें, अगर हम सारे इंडिपेंडेंट हैं और सारे इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, दे वांट टू मैनेज देयर मनी एंटायरली ऑल बाय देमसेल्व्स, व्हिच ऑफ कोर्स दे हैव अ फ्रीडम. बट इफ यू कम्युनिकेट दिस बिफोर, आई थिंक विद कम्युनिकेशन इन द एरिया ऑफ मनी आल्सो, बिकॉज कम्युनिकेशन 3 एरियाज में बहुत जरूरी होता है. एक होता है आपका डे टू डे इमोशनल हैंडलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट. हर किसी की एक जरूरत होती है. हम जरूरतों के बारे में बहुत बात करते हैं, एज वी इवन टॉक अबाउट 5 लव लैंग्वेजेस. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बुक्स जो आजकल यूथ भी और हर लेवल का जो व्यक्ति है वो रेफर करना चाह रहा है.
what is my love language and what is the other person's love language. So इस love language के चक्कर में आपको ये चीज जो बाउंड्री, क्योंकि उसमें बहुत क्लियरली आपकी बाउंड्रीज बताई गई हैं कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है पोटेंशियली, और जब वो सामने वाला व्यक्ति आपकी वो लव लैंग्वेज को पूरी नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मनी की हम जब बात करें, तो वो आपकी डिजायरेबिलिटी और डिजर्वेबिलिटी दोनों के बीच का जो अंतर है, आप क्या डिजायर करते हैं और क्या आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम अलाउ करती है, वैसे ही सामने वाला आपके साथ में ट्रीटमेंट करेगा. तो वो आपको पहले अपनी ब्लूप्रिंट चेक करनी है. दैट ब्लूप्रिंट इज कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स. तो इस पे थोड़ा सा आप विचार करें, स्पेंड सम टाइम एंड देन वी कैन ऑलवेज गेट टू द before, as you are settling in a committed relationship. Otherwise, if it's a situationship or something which is blurred as of now, which you are just testing ground with the boy, उस समय पे तो आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे. अगेन इसीलिए मैंने कहा कि कुछ जो क्वेश्चंस हमने अभी मेंशन किए हैं, as I said that they are in the comments, please go through these questions so that they will help you big time to understand the character of the person with whom you're getting in relationship. वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि बिना उसके जाने पर के अगर आप फिर जस्ट क्विकली इंपल्सिवली आप एक रिलेशनशिप में जा रहे, देन यू आर टेकिंग अ चांस, देन इट्स ट्रायल एंड एरर. देन एवरी टाइम जब वो फेलियर आता है, उस फेलियर के रहते आप सीखते हैं. क्योंकि कई लोग हमारे पास आते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हमारे पास में 3 से 4 रिलेशनशिप के रेफरेंसेस हैं और उन रेफरेंसेस के आधार पर हमारी उतनी ही इनसिक्योरिटीज हैं. अब उन इनसिक्योरिटीज को अगर हम देखें तो इमोशनल एरियाज में हो सकती हैं, फाइनेंशियल एरियाज में हो सकती हैं, सोशल एरियाज में हो सकती हैं, एकेडमिक एरियाज में हो सकती हैं. एज यू आर बिल्डिंग योर करियर, what a boy wants and what a girl is looking for, and if there is some kind of a compatibility जब हम देखते हैं, तो इन सारी चीजों का मायने रखता है. क्योंकि आज एक मेल और फीमेल दोनों ही एक समान प्लेटफॉर्म पर, एक समान ग्राउंड पे होना चाहते हैं, और जहां पे किसी को भी ये गवारा नहीं है कि हम नीचे अपने आप को देखें. तो ये सारी चीजें आपके अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पे भी असर करेगा और निर्भर करेगा. सो आई हैव लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन जो कि सारी लड़कियां हैं, एंड उनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स पास्ट में रहे हैं जो कि फेल हो गए हैं. सो नाउ दे आर विद द माइंडसेट कि आई डोंट वांट टू गेट इन एनी रिलेशनशिप बिकॉज सो मच ऑफ हैज बीन फेल्ड इन फ्रंट ऑफ माई ओन आईज. आई हैव गिवन सो मच इनटू सो मेनी रिलेशनशिप्स एंड कुछ नहीं मिला. तो नाउ दे आर सिटिंग विद द माइंडसेट दैट रिलेशनशिप इज नॉट माई थिंग नाउ. सी, पास्ट फेलियर और रेफरेंसेस की वजह से, चाहे वो अपने हो किसी और के हो, जब आप कंडीशंस बिल्ड करते हैं, बिकॉज वी बिल्ड बिलीव्स, एंड इन बिलीव्स में हम क्या करते हैं, ऑल और नथिंग. इन चीजों में जब आप जाते हैं कि मुझे या तो सब कुछ ही मिले जो मेरे सारे डिजायर्स विशेस फुलफिल्ड हों, जो मेरी सारी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने कहा प्लग एंड सॉकेट. सो अगर ये नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट थी, और जहां पे आप जब बहुत सारी लिस्ट है और बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट की वजह से शायद वो ब्रेकअप्स होते हैं, और इन ब्रेकअप्स की वजह से एक डिसबिलीफ सा बन जाता है कि रिलेशनशिप इज नॉट फॉर मी, विच इज राइट. बट देन होपलेस होकर अगर हम ऐसे ड्रास्टिक रूल्स बनाने लगेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई रिलेशनशिप इस दुनिया में टिक पाएगा. और इसी तरह से जब हम एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट भी होते हैं, सो इस अट्रैक्शन के पीछे भी एक नीड है, कोई एक रिक्वायरमेंट है, कोई एक इंटेंशन है, या कोई एक वॉइड है. जब हम ये चेक करके, जैसे मैंने पहले भी कहा इसी इंटरैक्शन में, कि जितना आप अपने कंप्लीशन पर, अपने खुद के एक सिक्योर्ड या स्थित एटीट्यूड से अगर आप एक रिलेशनशिप में जाते हैं, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होगा. बिकॉज आपकी कमियां और आपकी वॉइड का जो आधार कोई और एक पर्सन बनने जा रहा है, वो आप नहीं बनने दोगे. तो आपका वो दायित्व जो है कि अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंप्लीशन हमारे हाथ में रखते हुए, अगर आप किसी के, क्योंकि आपकी लगाम फिर किसी और के हाथ में नहीं होगी. यू गेट इट. आपकी पूरी कंप्लीट जो एटीट्यूड है और कंप्लीट आपकी पर्सनालिटी है, वो आपके दायरे में रहेगी, आपके अपने नियंत्रण में रहेगी. तो उस कंट्रोल को ना खोना, आज फ्रीडम रिक्वायरमेंट क्यों है हर किसी व्यक्ति की, इसी चलते कि मेरा नियंत्रण किसी और के हाथ में ना रहे. श्योर इनफ, डोंट गिव इट. बट वही चीज को डिपेंडेंसी के मामले में, आपकी जितनी डिपेंडेंसी अदर पर्सन पे नहीं होगी, उतना उस पर्सन के हाथ में आपका नियंत्रण भी नहीं होगा. तो आप अपने आप पर काम करें, वो ज्यादा अच्छा है. और उसके बाद में आप किसी रिलेशनशिप में जाएं जिसमें आप दोनों अगेन स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस्ड रहें रादर देन वॉइड पर. और जिस दायरे को मैं बनाने की, या व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप, उस प्रीवियस रिलेशनशिप का जो रेफरेंस है, या वो फ्रेंड्स के भी रेफरेंसेस हैं, हमको कुछ सीखना है. बिकॉज ऐसी चीजें जब हमारे सामने आती हैं और उनसे जब आप सीखते नहीं और मूव ऑन करते हैं और वही सेम गलती फिर से दोहराते हैं, तो वो पैटर्न्स रिपीट होंगे. तो आपको एक रिलेशनशिप में डर ना रखते हुए
उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है और कैसे आपकी अपनी चीज को अगर हम करेक्ट कर सकें और देन build relationships. I think they are more important because previous closures and learning from those previous relationships, or even if they were friends relationship or references that we've seen, कई बार तो हम अपने पेरेंट्स की कई गलतियों को देख के हमको वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वो हमारे ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा बन चुका है. तो उस चीज को कैसे हम चेंज कर सकें वो हमको देखना है. So at times what happens that we think that it's a learning from a relationship that okay, so many people have broken my trust, so now I will not trust the other person, I will be very guarded, I will make sure no one can come close. So how do we know we have really learned from a relationship, or is it just a defense and we are digging deeper in the same hole? Exactly. देखिए, वन मोर थिंग, जब आप गार्ड्स में रखते हैं आफ्टर वन फेलियर और अ ब्रेकअप और वट एवर रेफरेंस दैट वीव सीन फ्रॉम अनदर फ्रेंड, rather than building negative beliefs or guards around, I will never, maybe always, this is something that I need to avoid. Oh, how? Because people also go into self-blame. That, it's all my fault. I should have done this. Or they go into pleasing. Next relationship, they'll actually overcompensate and go too much into pleasing. These are all the defenses or overcompensations, जैसे हम कहते हैं. I think what we should avoid is after. The difference is learning will lift your attitude. Learning will change the way you look at things. Learning will change the perception, not a condition. Because the moment you put another condition to yourself, you are burdening your own self. तो आपको अपने आप को बर्डन नहीं करना है कि एक कंडीशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथा गार्ड, और मैं ये सारी, बिकॉज ये सारी अनहील्ड आपकी थॉट्स हैं या बिलीव्स हैं जो आप बिल्ड कर रहे हैं फ्रॉम अ रिलेशनशिप. जब आप आई सेंट्रिक अप्रोच होता है कि यहाँ पे मेरी गलती क्या हुई और इस गलती को मैं अपनी तरफ से, लाइक बहुत मैंने लड़के को छूट दे दी, या उस लड़के को मैंने अपने आप पे कंट्रोल या हावी होने का ज्यादा मौका दे दिया, या मैंने बहुत ज्यादा प्लीजिंग कर दी, या मैंने डर के मारे कुछ कहा ही नहीं, एक्सप्रेशन मैंने इंटरनलाइज किया और जो मैं किसी और के साथ में शेयर करती थी बट उसको कभी नहीं कह पाई. तो एक असर्टिवनेस, कम्युनिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे आप एक असर्टिव एडल्ट की तरह, एक मैच्योर व्यक्ति की तरह हर सिचुएशन को या हर एक आने वाली उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप एड्रेस करते हैं तो आप अच्छा एक बाउंड्री ड्रिवन, अ गुड लर्न्ड अप्रोच कर पाएंगे आपकी आने वाली रिलेशनशिप में. क्योंकि पिछली रिलेशनशिप से आप गार्ड मत ड्रॉ कीजिए, बट आप अपनी क्षमता में कहां पे जितना दे सकती हैं, ओवर कमिट ना करें. वो लर्निंग्स हैं आपकी. सो लेसन्स आपको एम्पावर करेंगे, है ना, और बाकी चीजें आपको डिसएम्पावरमेंट के थ्रू गार्ड्स में बाधित करेंगी. तो ये चीजों को हमको चेंज करना है. तो सर, जैसे रिलेशनशिप प्रोग्रेस करती है, there are three main challenges that they come. First is the question arises that what if we face challenges that we can't overcome? फॉर एग्जाम्पल, Like अगर ये हुआ कि families get along नहीं कर रही हैं and you can't overcome that, there are disagreements, there are arguments, there are fights. So what about that scenario? yes, family definitely will play a relationship. By the time the commitment is now culminating into an engagement, some kind of a marriage, and there is now serious talk that is happening now. Now this moves from the phase from just an individual courtship to a marriage or a commitment which is social now. So उस समय पे आपका आउटलुक और कितनी क्लैरिटी आप दोनों के बीच में है, then the boy has to deal with the his side of the parental side, and you have to deal with your side. So if those conflicts will always be there because the entire family background is going to be entirely different. Though people are from the same community also when they come together. See, that is why people used to put this condition that the guy has to be from the same community. When you're now getting attracted to someone from across community, there are bound to be differences. How willing you are to face this and accept and work on yourself, that flexibility, because then to deal with this, the only thing which is required from a rigid attitude on which you're coming together, उसकी जगह पे flexibility का जो role है, वो बहुत मायने रखता है. So how flexible both these families are or the cultures are, maybe that flexibility first you need to have with the person. If that flexibility is there, then that will reflect on the family background as well, or families as well, because that is where the love and understanding. See, eventually today, families want our children should stay together and they should stay happy. These days, I think parents also, from the new age parents, when I'm talking about, they're also aware and they're also valuing the emotions and feelings of their children. They're not as rigid as maybe 40 years, 50 years ago parents used to be. So आजकल के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा आई थिंक अवेयर हैं
जहां पे वो अल्टीमेटली सिर्फ वही चीज इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, और वो खुशहाली आप दोनों के बीच में ज्यादा मायने रखती है। तो पहले उसको अचीव करें, फिर उस चीज को पेरेंट्स तक ले जाएं। What about wanting different things in life? Like two people can have job in different places. Yes. Difference in opinion about kids, career paths. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स भी होते हैं, उसमें अगेन सिक्योरिटी, फिर वही एक चीज है जब मैं कहूंगा कि जितना ट्रस्ट, सिक्योरिटी और कंपैटिबिलिटी, टाइम देने की क्षमता, इवन इफ इट इज ऑनलाइन, द ओनली थिंग वन रिक्वायर, सी I'll tell you this format of long distance relationship also is prevalent these days. अब वहां पे मेन चीज क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस होते हुए भी एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी हम देखते हैं। जब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है तो आप एक फिजिकल दायरे में भी एक दूसरे के साथ में होते हैं, हाथ पकड़ना, शोल्डर पे लीन होना, hugs, kisses, cuddles. Sometimes you're also going beyond. That is a different format. But when you're going into a serious relationship which is long distance and that works, वहां पे warmth, support, presence, availability, all that is required. And how honest you are. When you are saying, I'm not available to you and I'm busy into something, that honesty also matters. That you're truly busy and you're not just giving an excuse. Because today, हर लड़की, मैं इस बारे में 99% में ये कहना चाहूंगा, हर लड़की की जो इंट्यूशन या गट फीलिंग है ना, उनके बंदे के प्रति बहुत सॉलिड होती है। And when they operate from a gut feeling, and the guy who's lying to a girl, the girl knows it. Somewhere there is a hunch, as we call it. And when that hunch proves to be true, that's where the relationship, which is long distance or even coming together, when you are hiding, when you're not having an eye contact, ये सारी चीजों को लड़कियों को ज्यादा पता चलता है और वो पकड़ भी लेते हैं। तो आई थिंक आपके हंच पे विश्वास कीजिए और एक ऐसी रिलेशनशिप को हम ध्यान दें या जन्म दें जहां पे it is on a mutual trust, involvement and dependability based. What about the fact when there are no disagreements and everything, but there's boredom? Yes. See, देखिए, अगेन ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं जो शायद आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे, जहां पे दोनों का फॉर्मेट यदि समानता या सिमिलैरिटी पे अगर वो दोनों साथ में आए, तो कोई एक एडवेंचर लवर है, किसी को किताब पसंद है। अब एक एडवेंचर लवर बंदा जो है वो किताब पढ़ने वाली लड़की के साथ बोर हो जाएगा, और जो किताब पढ़ने वाली लड़की जो है वो बार बार एडवेंचर में बाहर जाके मुझे ये सब नहीं समझ में आता, वो बोर हो जाएगी। तो आपके जो एज आई से दैट हॉबीज या आपके जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी जो है आप लोगों को एक दूसरे के समझ के, बिकॉज बोर्डम तभी आती है जब आपका जो हनीमून फेज और जो एक्साइटमेंट है वो डाई करने लगती है, जिसको हम प्लेटो फेज कहते हैं। इस प्लेटो में बोर्डम आने का पूरा खतरा है, जहां पे आपकी जो लाइक्स और डिसलाइक्स अगर आपने सही तरह से समझी नहीं है और दूसरे एक दूसरे की पहले इनिशियली हमने वीकनेस टू स्ट्रेंथ हमने अगर पेयरिंग करी हुई है या अट्रैक्शन है, उस मामले में हम वॉइड पे फोकस करते हैं, दूसरे वाले की स्ट्रेंथ से उसको हम अपने में पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो चीज नहीं काम करती है, एक दूसरे पे जजमेंट्स होने लगते हैं, तब फिर आप अपने आप को विड्रॉ करते हैं और वो बोर्डम सिर्फ और सिर्फ उसी केस में ज्यादा बनेगी जहां पे आपके वो इनिशियल इंटरेक्शन में कुछ गैप्स या कमियां रहेंगी। So does that mean that opposites do not attract, or does that relationship not No, stay? they do attract. जैसे 3 areas, either you get attracted with intimacy, second reason is emotional dependency, and the third is the opposites attract. These are the 3 main reasons why two individuals like each other when they come closer. So एक बहुत इंटरेस्टिंग है और दूसरे में बहुत आई एम नॉट एक्सप्रेसिव, सो आई लाइक द वे ही एक्सप्रेसेस। अब ये एक कारण हो सकता है, या कितना एक्टिव है, फुल ऑफ एनर्जी, हाउ फ्लैम्बॉयंट, हाउ इजी, हाउ बोल्ड, बट देन दोज आर द एरियाज व्हिच आई एम फाइंडिंग इट, और मे बी आई हैव ऑल ऑफ इट, बट मुझ में शायद डेप्थ की कमी है, इमोशनली मैं बहुत इम्बैलेंस हूँ। तो लड़कियों को जब आप देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को पहले बैलेंस और स्ट्रेंथ पे अगर ऑपरेट करते हैं, तो उस चीज पे आप दूसरे व्यक्ति की भी स्ट्रेंथ देख पाएंगे, क्योंकि जजमेंट जैसे ही आ जाता है इन तीनों कारण के बियॉन्ड, is where again the relationship starts fading away or diluting. So, sir, usually it's seen that whenever we are out and dating, the other person is really trying to impress us with this, really good demeanor and opening doors and getting flowers. So, like we know that after a point, this will fade away. This honeymoon phase will fade away. So, is there Not necessarily, that's also not a generalization necessarily that will fade away. We are
we are saying it because then this boredom that we are referring Yeah, to, or yeah. something where the needs are not met with, then they start withdrawing. So how do we know for sure that this guy is in fact like that, and this is not just an extension that he's doing so that I can get committed to him? So is there a like a lookout that we can do, that ये एरिया देख ले, ऐसे परख ले, हमें पता चल जाए कि बंदा सच में ऐसा है? राइट जो मैंने क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहा कि कमेंट्स में हमने ये क्वेश्चंस इसीलिए दिए भी गए हैं कि एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एक सोशल सिक्योरिटी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी, पेरेंटल मैरिटल बैकग्राउंड, हाउ द पेरेंट्स हैव बीन. यूजुअली व्हेन यू स्टार्ट इंडिकेटर्स के जैसे ही आपका थोड़ा बहुत और पक्का होने लगता है, तो यू स्टार्ट विजिटिंग ईच अदर्स होम. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इन अ बॉय is when you visit their home, or even if they're, let's say, staying as a bachelor or somewhere in a PG or someplace in a flat somewhere, how organized the space is, how organized the cupboard is, how organized the clothes are, how disciplined the guy is, what time does he get up, what time does he go, how good of a time manager he is, how good of a commitment manager is he. When he says to PM, I will see you in this cafe, does he reach? And even if he is late, does he apologize or does he give excuses? Because every time these are the basic things that will tell you about the character of a guy. So जब ये long term में जब आप देखते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, see जो extreme makeup होता है ना, जो mask हम कह रहे हैं, वो कुछ areas में होगा, लेकिन जो ये ऐसी core चीजें जो है, time management, apologizing, becoming humble, how does he treat people who are lesser than him in financial status, talking to the waiters or drivers or cab drivers or auto driver. How is he? Because then that cannot be faked, because he has nothing as a vested interest to impress the cab guy, for example. So he may polish it a little bit in front of you, but when the peripheral or the environmental interactions, how is he doing that interaction, he cannot fake it. So that is a good hint and a red flag for you to catch. Those are the gaps in which you can do these kind of assessments, because not anything or everything, there is no foolproof formula of seeing a perfect guy. I think that's a fallacy again. So please, let's also understand that everything that you're looking for, have a top 5 criteria which you cannot compromise on. Everything else is mendable, changeable, healable. So those are, let's not keep that rigid. Let's have a flexible contract in that. बट कुछ 5 चीजें हैं जो आप अगर नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं और उसके हिसाब से फिर आप उस बंदे को देखें. तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि वी डोंट अंडरस्टैंड कि कितना इंडिपेंडेंट रहना है रिलेशनशिप में और कितना दूसरे पे डिपेंड करना है. सी एक इंडिपेंडेंस हम सभी चाहते हैं, फ्रीडम की बात हमने पहले भी करी, लेकिन एक तरह का इंडिपेंडेंस जो हम चाहते हैं वो हम में भी होना चाहिए, आत्मनिर्भरता. फॉर एग्जाम्पल, जब हम इमोशंस के लिए किसी की तरफ डिपेंड करते हैं, समथिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू, आई हैव अ ग्रीफ, आई हैव सैडनेस, आई हैव सम फियर ऑफ अबैंडनमेंट, अब उन चीजों के लिए जब आप करते हैं वो तो बेसिक नीड है, और आपका बंदा अगर आपकी वो चीज का ख्याल रखता है, मतलब वो भी इमोशनली मैच्योर है, आपके इमोशनल डाउन्स को वो कैसे हैंडल करता है, अच्छी बात है. उस तरह की डिपेंडेंसी रिलेशनशिप को और गहरा भी बनाती है. साथ में आते हैं, बातचीत होती है, यू आर ऑल्सो शोइंग योर वल्नरेबल साइड, ये एक अच्छी बात होती है रिलेशनशिप में. लेकिन उस वल्नरेबिलिटी के बाद में आपका जो पर्सन जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में है, वो किस तरह से उसको हैंडल करता है, ये एक बार बार रिपीटेड अगर होने लगता है, तो फिर कहीं अगेन जैसे आपने कहा कि बोर्डम, कि मुझे ही सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है, देन द विड्रॉल स्टार्ट्स हैपनिंग. सो एक पुश एंड पुल, जहां पे आप बहुत वल्नरेबल एरियाज में हो, आप डिपेंड कर सकते हैं, एक क्वालिटी डायलॉग एस्टैब्लिश हो सकता है, एक सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच. अगर सामने वाला पर्सन वो विजडम पे ऑपरेट करता है तो अलग बात है. फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी हो सकती है. एक वाइफ को डेफिनेटली फाइनेंशियली हस्बैंड पे डिपेंड करना होता है, या कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली जब आप डिपेंडेंट होते हो तो हस्बैंड की सैलरी बढ़ती है. एक हस्बैंड मोटिवेट होता है ज्यादा अर्न करने के लिए, बिकॉज ही फील्स लाइक अ मैन. इट्स अ गुड आइडिया. खाली ईगो को ना लाएं. Why should I? This is, something that I want to draw my boundaries. Because when the ego starts coming on, then it leads to ego states. Ego states का मतलब है हमारे वो conditions जो हमारे parents से प्रेरित हैं, influenced हैं.
तो हमने हमारे मदर को और फादर को दोनों को कैसे देखा है एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हुए, हाउ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट माय मदर वाज। अगर आपका बैकग्राउंड है कि आपकी मदर हाउसवाइफ थी और फादर प्रोवाइडर थे, तो वो एंटायरली ब्लूप्रिंट आप में भी अलग होगा, और आपके उन कंडीशंस को जिसके आधार पे आप ईगोइस्टिकली अपने पार्टनर के साथ में प्ले आउट करते हैं, तो वो थॉट होता है। अगर आपकी मदर वर्किंग है और इंडिपेंडेंट थी एंड शी अर्न मोर देन योर फादर, देन द ब्लूप्रिंट विल बी डिफरेंट। इफ योर मदर अर्न लेस but really contributed in a good way and supportive way to the husband, which is your father, that also is a good blueprint. So इन सारी blueprints के आधार पे आपका ये आंसर आप खुद निश्चित कर सकते हैं कि कितना डिपेंडेंट होना है, not without guards और conditions, या तो ऐसे अनहेल्दी ब्लूप्रिंट पे जब आप ऑपरेट करते हैं। तो आप चेक कीजिए कि अपने पेरेंट्स का क्या ब्लूप्रिंट आपके मन में है और उसके बेसिस पे आपके गार्ड्स क्या हैं। तो गार्ड्स वाली जो चीजें हैं वो शायद एक ऐसी सोच से आ रही है जो शायद ना काम करे आपके लिए। उस चीज को हील करना या चेंज करना बहुत जरूरी है, और जब भी वो आप पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, आपका पार्टनर भी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा। ही विल फील प्राउड टू प्रोवाइड फॉर, और शी विल फील प्राउड टू प्रोवाइड फॉर। ऐसा बहुत बार होता है that there comes a time in a relationship जिसमें the woman thinks, should I give this another chance or should I move on? Because a lot of times what happens, she has constantly told her needs to her boyfriend. वो डेट्स फिर भी नहीं प्लान कर रहा है, कम्युनिकेशन फिर भी नहीं हो रहा है। सो एट व्हाट टाइम डू यू डिसाइड टू गिव इट अ चांस और टू in this entirely rely upon your intuition? As I said, women have 99.9% accuracy when it comes to, okay, if the guy is genuinely coming down to a confession and saying yes, this happened, and assures that this will not happen again, or if he's just lying and making it up to bring you back on track, I think that is where you need to again assess his attitude, his penance, जिसको हम पश्चाताप भी कहेंगे, और कितना जेन्युइन है उस अपॉलॉजी में, जहां पे आप दूसरा चांस दे सकते हैं। गलती होना और बार बार सेम गलती को रिपीट करना, क्योंकि गलती एक बार जब होती है तो वो गलती है, लेकिन वही पैटर्न बार बार हो रही है तो आपके पास में रेड फ्लैग्स है कि कोई चीज 3 बार हो रही है और उस रेफरेंसेस में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, देन आई थिंक इट इज नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप, यू शुड मूव ऑन। बिकॉज जहां पे आप ये सेंस करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच एक्चुअली इज अ बिगेस्ट रेड फ्लैग, लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो जाता है उसमें। और टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब देयर इज अ पैटर्न इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कम्स एंड नॉट इवन अपोलोजाइज और रिस्पेक्ट्स योर बाउंड्रीज। If that is happening and violated over time and again, I think it's an end for a relationship, which should not then be extended, for sure. Even if it is a married relationship, I would say, please exit that relationship. So like you said कि like our view of relationships हमारे past reference से आता है, वो friends का हो, parents का हो या खुद की relationships का हो, and this creates fear because that particular relationship जो हमने reference में देखी है, that has ended in heartbreak. So the biggest question is, why do relationships end in heartbreak? No, because we base it on conditionality. जितना ज्यादा आप किसी व्यक्ति पे अपना पूरा, जैसे हम कहते हैं, डिपेंडेंसी क्रिएट करते हो, see, it's when two people come together and when they move out, something of this will go into this and something of this will go into this. So जब आप एक इंटरडिपेंडेंसी पे, टुगेदरनेस पे आए हैं, तो वो कंटिन्यू होनी चाहिए in order to understand, as I said, complementarity. But then conflict, when the conflicts come, now that is a time when there are triggers at both the ends. So when you take care of your triggers, I think that is where you will realize also what is going wrong in the relationship. Lessons will come, wisdom will be derived, patterns will break. और उसके आधार पे फिर आप या तो solution centric approach and then coming together, breakdown may not happen. It may result into another honeymoon phase. So it's a moving up opportunity. When anything results into pain, pay attention inwards now. It's a simple resolution and formula. What part of me is either seeing this in the universe or what part of me is getting triggered and overreacting. So somewhere when we look within, I think those parts that are incomplete, unhealed or operating from a wrong reference from the past, जो कि आपका है भी नहीं, शायद वो आपकी सोच है, डर है या ओवरथिंकिंग है, जब उसको आप चेंज करते हैं, I think things start moving differently in a relationship, for sure. So I think we've discussed a lot about how some of these are. We will also be covering a couple of other perspective
about men-centric side as well. We are not just talking about, because men also have equally vulnerable sides, and men cannot cry is one of the popular beliefs that again society has built. So let's talk about men's vulnerable sides as well in the next episode. And I think we will also have something where how a beautiful long-lasting relationship based on trust and security can be built. So keep watching. Thank you.